Mr. Revant Reddy now trying to build a line with Chandrababu Naidu to support your vice presidential candidate, who's the son of a soil, from what you say, मैं आपको कोट कर रही हूँ, from Telangana. Yes, I have given a appeal to everyone, Telugu speaking community in even Tamil Nadu, Karnataka, Gujarat. Some of the MPs are there from Telugu speaking language, MPs are from different places. So I have told, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा लोग बोलने के भाषा है हिंदी, उसके बाद तेलुगु. तो एक मौका हमको मिला है, क्यों यूनाइट नहीं होना. इसीलिए मैं अपील की है नायडू जी से, पवन कल्याण जी से, वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी से, चंद्रशेखर राव जो मेरा पॉलिटिकल अपोनेंट है उनको, और एमआईएम को, सबको अपील किया, भाई एक बार अपने भाई को, अपने धरती पुत्र को एक मौका मिला, हम लोग सब इकट्ठा होकर यूनिटी दिखाना है, तो ये सब इकट्ठा होकर वोट डालो. मैं जिम्मेदारी याद दिलाए, मैं इंटरनल पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ, इंटरनल अप्रोच और अदरवाइज बैकडोर पॉलिटिक्स मैं नहीं कर रहा हूँ. मैं ओपन अपील की. आपने फोन नहीं उठाया? चंद्रबाबू नायडू जी, यू शुड सपोर्ट. इसीलिए फोन को पूरा पत्रकारों के सामने माइक में बोल दिया. अभी ये माइक तो सुने आएंगे ना अमरावती तक. पर्सनल अप्रोच, पर्सनल कोशिश किससे भी, कोई भी पार्टी से, इवन तेलंगाना में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो पार्टियों से भी मैं चर्चा नहीं की, मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इट्स ए मोरल ऑब्लिगेशन फॉर एवरीवन. Telugu speaking community, moral obligation. It is not political obligation. So moral obligation को याद दिलाया मैं. He is also not from Congress party. India Alliance has proposed him. He is a legal and judicial expert, constitutional expert. He has got highest integrity in Telugu speaking states. So एक सही आदमी, ईमानदार आदमी जो संविधान को समझता है, संविधान को बचाने के लिए कोशिश करने वाले अगर उम्मीदवार बने तो वोट देना अपने लिए भी शोभा है. तो इसीलिए मैं याद दिलाने के लिए कोशिश की. सुदर्शन रेड्डी जी इज वन ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट. ही कैन प्रोटेक्ट आवर राइट्स. क्योंकि आप लोकसभा राज्यसभा में क्या हो रहा है आप देखें. तो इसीलिए सुदर्शन रेड्डी जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट अगर वो कुर्सी में बैठे, देश के लिए अच्छा है. पर जो सरकार कह रही है, जो एनडीए कह रहा है कि ये मॉरल ऑब्लिगेशन की जो आप बात कर रहे हैं, ये तभी याद आया है ऑपोजिशन को जब डीएमके को एक बेसिकली कॉर्नर में कर दिया एनडीए की चॉइस ऑफ सीपी राधाकृष्णन, जो एक तमिलनाडु से आते हैं, ग्रास रूट, सन ऑफ द सॉइल. वो भी यही कह रहे हैं कि ये प्रॉब्लम डीएमके को क्रिएट हुई, इसीलिए ये प्रॉब्लम आपने टीडीपी के लिए क्रिएट करनी चाहिए. तो ये राजनीति में ये स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मूव है, ये मॉरल ऑब्लिगेशन मूव नहीं है. मैं आप जो सवाल कर रहा है, मैं सवाल को मैं ना बोल के नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सवाल करना आपकी जिम्मेदारी है. आप जैसा भी सवाल कर सकते हैं, राजनीति में जैसा भी समझ सकते हैं. तो यहाँ पर संविधान बदलने वाले को, संविधान को बचाने वाले के बीच में चुनाव हो रहा है. सो बदलने के लिए कोई भी कोशिश करे, वो तमिल हो या कोई भी तेलुगु हो और कोई भी हो, उनको हराने का बहुत ज़रूरी है. तो इसीलिए संविधान बचाने वाले के, संविधान को बदलने वाले के बीच में चुनाव है. इतना ही है. इट इज़ नॉट एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस. इट इज़ एन फाइट बिटवीन संविधान को बदलने वाले, संविधान को बचाने वाले के बीच में चुनाव हो रहा है. तो संविधान बचाने वाले सब इधर आना है, संविधान को बदलने वाले सब उधर जाना है. आज कल के दिन कौन कौन अगर वोट देने वाले सीपी राधाकृष्णन जी को, मैं उनको भी अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि मेरे गवर्नर थे, आरएसएस में भी थे. वो बात अलग है. रिसेंटली लेटेस्ट वन इज ही वाज आवर गवर्नर. तो मेरा अच्छा रिलेशन है उनसे भी, पर्सनल रिलेशन भी है. इतना भी तकलीफ नहीं दिया जब वो गवर्नर थे मुझे तेलंगाना राज्य में. तो भी मैं Do you think सुदर्शन रेड्डी जी को मैं मदद दूंगी. आपको लगता है कि टीडीपी, वाईएसआरसीपी, क्योंकि उन्होंने ओपनली तो कह दिया है कि वी आर गोइंग टू गो विद द एनडीए, दे विल हैव अ रीथिंक? मुझे पता नहीं. अभी आप पार्टी के अध्यक्ष लोग को क्या आदेश दिए, मेंबर्स वोटर्स क्या बोलने वाले, क्या करने वाले, हमें तो पता नहीं है.
मैं तो अंडरहैंड डील्स या बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे राजनीति के ऊपर मुझे कोई भरोसा नहीं। बीआरएस जो आपका ओपोनेंट है स्टेट में, वो कह रहा है दैट वी विल सपोर्ट विच एवर बी इट एनडीए और द ऑपोजिशन whoever gives free urea to the farmers. So उन्होंने डायरेक्टली बोला है कि let CM of Telangana give free urea and I will support. वो पागल है, पागल बन गए। यूरिया देना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूरिया बांटना है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना cannot give urea. We don't manufacture, we don't import. Government of India, they have their own manufacturing units, and Government of India has to import. तो साफ साफ क्यों नहीं कह रहे हम इंडिया कैंडिडेट को वोट डालने वाले, हम मोदी का पट्टा बोल के? क्यों ये छुपा के? पिछले चुनाव में भी लोकसभा में इन लोग ऑर्गन डोनेशन से 8 सीट जीता है ना तेलंगाना में। पहली बार बीआरएस पार्टी शुरू होने के बाद 20 साल में 2001 to 25 ईयर्स में एक भी सीट नहीं जीता वो पार्टी पार्लियामेंट में। इतना कमजोर हो गए। जो क्षेत्र से केसीआर और हरीश राव दोनों ही वो मेदक पार्लियामेंट क्षेत्र से एमएलए से, वो सीट भी बीजेपी ने जीत लिए। हरीश राव जो हर बार उन 60-70 1 लाख वोट से जीतते थे उनके असेंबली क्षेत्र से, इस बार बीजेपी को मेजॉरिटी आएगा वो असेंबली में। सो बेसिकली आप कह रहे हैं दैट बीआरएस इज गोइंग टू सपोर्ट द एनडीए। ये आई वॉश है, बहाना ढूंढ रहे बस, दे आर लुकिंग फॉर एन एक्सक्यूज। ऐसी सीएम साहब, एक बहुत बड़ा सवाल है जो आज जो गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी उठाया, पहले रैली में भी उठाया था, कि जो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है ऑपोजिशन का, जस्टिस रेड्डी के लिए उन्होंने बोला है उनकी वजह से और उनके एक ऑर्डर की वजह से, जो उन्होंने सलवा जुदूम को डिसबैंड कर दिया था अपने एक ऑर्डर की वजह से, आज नक्सलिज्म अभी तक जिंदा है। इतना ज्यादा टाइम नहीं लेता, तभी खत्म हो जाता अगर उनका ऑर्डर सही था। तो मतलब उनको गिल्टी करार कराते हैं कि उस एक ऑर्डर से नक्सलिज्म नहीं खत्म हो सका। तो वही अमित शाह जी और बीजेपी का सोचदार यही है, जो उनके आइडियोलॉजी को अगर नहीं माने उनको गोली मार दो, इस देश से दफन कर दो। ये उन लोगों का आइडियोलॉजी है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी अकेले नहीं है वो बेंच पे, इतने सारे सुप्रीम कोर्ट जजेस बैठकर एक जजमेंट दिए। तो आप जजमेंट को पोस्टमार्टम कुछ भी करो, मगर जज के खिलाफ आप एलिगेशन नहीं कर सकते, विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मगर गृह मंत्री होकर ऐसे इल्जाम किसी के ऊपर लगाना उनके लिए शोभा नहीं है, क्योंकि अमित शाह जी आप गृह मंत्री है इस देश का, इस देश लॉ एंड ऑर्डर बचाने वाले आप है। लॉ एंड ऑर्डर को आप वायलेट करने के लिए आप नहीं है। लेफ्ट आइडियोलॉजी या रेडिकल आइडियोलॉजी या नक्सलवादी की आइडियोलॉजी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होगे आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ करना भी नहीं। चर्चा करो उन लोगों से। जब आतंकवादियों से आप चर्चा कर रहे हैं, जब पाकिस्तान से युद्ध आए तो आप किसी ने कहे तो युद्ध छोड़ दे रहा है, पाकिस्तान घुसकर गोली मारे तो उन पाकिस्तान लोगों को आप माफ कर दिए। मगर यहां पर अपना ही भाई है। नक्सलाइट कौन है? सेंट्रल कमिटी मेंबर्स 21 ऑफ पीडब्ल्यूजी, आउट ऑफ 21 18 फ्रॉम तेलंगाना, तेलुगु स्पीकिंग। उनके परिवार भी हमारा ही परिवार है, हमारा ही भाई है। मगर वो लोग कुछ आइडियोलॉजी मान रहे, कुछ तरीका से अब वो लोग डिसीजंस ले रहे। उनको समझाओ, सरेंडर करवा दो। वो तो कह रहे उन्होंने खत्म कर दिया है अपना, अब गृह मंत्री ने। अभी देखो, दैट इज हिज परसेप्शन। ये कभी भी ये सोचदारा खत्म नहीं होने वाले, क्योंकि जब तक गरीब रहेंगे, जब तक ये ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स में कुछ करने के लिए कोशिश किए तो कभी अग्रेसिव रहेंगे, कभी सबमिसिव रहेंगे। मगर ये हिंदुस्तान से एराडिकेट करना इतना आसान नहीं है। दिस इज नॉट कोविड और दिस इज नॉट एनी अदर वायरस, दिस इज एन आइडियोलॉजी। बट सीएम साहब, इसमें जो सरकार है कह सकती है कि आप डिफेंड कर रहे हैं माओइज्म को। हम लोग डिफेंड नहीं कर रहे हैं सोच को, माओवादी सोच को डिफेंड वो सोच को भी आप अंडरस्टैंड करो। इसीलिए इंदिरा जी ने
एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट ला ली। नक्सलवादी ने क्या कहा, गरीब लोगों को जमीन बांटो। जमीन बांटने के लिए हम कानून बनाए, एग्रीकल्चर सीलिंग एक्ट लाए। 1000 एकड़ के जमीन जमींदार जागीरदार के कुछ परिवारों के हाथ में रहा तो पूरा कांग्रेस पार्टी ने खींच लिए, बांट दिए। हम लोग पोड़ भूमि 2006 फॉरेस्ट राइट एक्ट ले आकर लागू कर आदिवासियों को हम जमीन बांट दिए। तो जो नक्सलवादियों का आइडियोलॉजी, कोर आइडियोलॉजी को कांग्रेस पार्टी ने एड्रेस किए, इसीलिए नक्सलवादियों का चर्चा कम हो गई। गरीब को घर देना, गरीब को वेलफेयर देना। बेसिकली यूर सेइंग द आइडियोलॉजी इज नॉट गोइंग एनीवेयर। अब थोड़ा नीचे हो सकता है, कभी It can कभी go underground, up and but- down it is there, but you cannot eradicate. That is what I am telling you. That is what my statement. It is not COVID or it is not any other virus. If you are going to give some injection, it is going to clear everything, which is not correct. सीएम साहब, आपने बात की, यू स्पोक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हाल ही में ऑन द लास्ट 2 days there was a lot of chaos in parliament where the government tabled the 130th constitutional amendment bill. उस bill के तहत if a CM, if a minister, prime minister is also in the ambit. Agar if you are arrested for over 30 days for a crime which requires 5 years of prison, you will automatically have to step down. कि आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी 30 दिन के बाद। प्रीति जी, कैन आई कोट वन इशू? अमित शाह जी जब गुजरात राज्य में मंत्री थे, कुछ इल्जाम पे वो अरेस्ट हुआ था, बहुत सारे दिन जेल में थे। वो तो कह रहे थे मैंने खुद छोड़ी कुर्सी। कुर्सी छोड़ने का सवाल नहीं है, बाद में वो केस सुप्रीम कोर्ट ने काट दिए। वो कह रहे थे फॉल्स एलिगेशन। जब अमित शाह जी को अरेस्ट हुए, सुप्रीम कोर्ट केस काटने के बाद मैं इनोसेंट हूं, मैं इनोसेंट जेल को गया। उनका ही खुद का तजुर्बा है। ऐसे ही इनोसेंट मिनिस्टर्स को, चीफ मिनिस्टर को किसी फॉल्स केस में फंसा दे के 30 दिन अगर जेल में रखे तो उसके बाद वो कुर्सी छोड़ने के बाद क्या होने वाला है, आप ये छोड़ो। दूसरी बात, इतने राज्यों में, बीजेपी राज्यों में करप्शन के कितने लोग हैं, कितने ईडी रेड पड़े, विपक्ष के राज्यों में कितने ईडी इनकम टैक्स रेट्स पड़ रहा है। तो पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट करने के लिए कानून पढ़ने में अच्छे दिखेगा, मगर कानून को जो इस्तेमाल करने वाले, कानून को जो लागू करने वाले के हिसाब से कानून रहेंगे। तो ये कानून पॉलिटिकल स्कोर सेटलमेंट, विपक्ष के नेता को 30 दिन जेल में रखना कोई आसान, स्मॉल इशू में भी आप 30 दिन जेल में रख सकते। पीएमएलए में 30 दिन तक तो आपको बेल ही नहीं मिलेगी। तो इसीलिए नॉट ओनली पीएमएलए, अदर स्मॉल इश्यूज आल्सो, पेटी इश्यूज आल्सो, लोकल केसेस में भी कभी कभी ऐसा हो जा रहा है कि 6-6 महीने तक को कुछ बेल ही नहीं मिल रहा है। पीएमएलए, ईडी, ये मनी लॉन्ड्रिंग का तो बड़े बड़े केसेस है, पर ऐसे चीजों में। But sir, it was an argument which was made on the floor of the house. There is something called moral constitutionality. बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अडवाणी जी का ले लीजिए, अमित शाह जी ने अपना एग्जाम्पल दिया, लालू जी का भी ले लीजिए जो आपके उसमें है, दैट यू स्टेप डाउन टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड वैसे भी अगर आप जेल में हैं, अगर आप सीएम हैं और आप मिनिस्टर हैं, आप कैसे सर्व कर पाएंगे? पीपल सर्व। प्रीति जी, अगर वो कुर्सी में अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठकर अगर कुछ कहे तो हम मानते थे। वो कुर्सी में अटल जी नहीं है, अमित भाई है। वो कैसे प्राइम इस्तेमाल मिनिस्टर मोदी जी हैं उस कुर्सी पे, तो मोदी जी हैं। नहीं, लोग बोलते हैं ना, हमेशा जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ भी किए तो नहीं वल्लभ भाई पटेल ने किया। अभी अमित शाह जी ने कुछ किया बोले तो नहीं देश का प्रधानमंत्री मोदी जी है बोलते। जब हर कुछ प्राइम मिनिस्टर को आप एट्रीब्यूट करना है, तो जब जवाहरलाल नेहरू जी ने जब प्राइम मिनिस्टर था तब वल्लभ भाई पटेल जी ने गृह मंत्री थे। जो भी किए प्राइम मिनिस्टर कहने के वजह से किया ना। जब वो कानून मोदी जी, जब नेहरू, पांडे, वल्लभ भाई पटेल के बीच में जो कंपैरिजन है, मोदी जी और अमित शाह जी के बीच में भी यही कंपैरिजन है ना, फिर अलग क्यों बोल रहे? So you're saying if it was Atal Bihari Vajpayee's government, you would have moral constitutionality had some meaning. In this government, it doesn't have any meaning. Is that what you're saying? Yes.
लोगों का राय है, ये मेरा नहीं है, बीजेपी वालों का भी। बीजेपी में भी अगर उनके बात नहीं सुने तो ये तकलीफ उठाना पड़ता है, क्योंकि अगर योगी जी ऐसे कुछ मुख्यमंत्री लोग दिल्ली से आदेश मिले तो नहीं माने, तो किसी ना किसी बहाने पे अगर 30 दिन जेल को भेज दिए गया। पर बीजेपी वाले ये भी कह रहे हैं सर कि जो चीफ मिनिस्टर जिन पे बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं, बहुत लोग आपका उदाहरण देते हैं, 89 क्रिमिनल केसेस हैं, करेक्ट कर दीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग। 181 था, 89 हो गए, कम होते जा रहे। पर सारे सीएम्स में सबसे ज्यादा क्रिमिनल केसेस आपके इट ऊपर इज हैं। माई मेडल्स। जवान को बोलते ना वार में मेडल्स मिले, बैज ऑफ ऑनर। हाँ, तो मेरा भी उतना है। मैं पब्लिक लाइफ में थे, एवरीथिंग इज इन पब्लिक लाइफ केसेस, इट इज नॉट एनी अदर पर्सनल केसेस। जो जनता के लिए मैं लड़े, विद्यार्थियों के लिए लड़े, वो तब केस केसीआर मुझे स्कोर सेटल करने के लिए, मुझे फंसाने के लिए, सताने के लिए केसेस लगाए, वही केसेस है ना मुझे मुख्यमंत्री बनाए। बट द फैक्ट इज केसेस हैं, तो वो कह रहे हैं जिन चीफ मिनिस्टर्स पे इतने क्रिमिनल केसेस हैं उनको वरी करना चाहिए इस लॉ का, क्योंकि दिस इज द आवर ऑफ रेकनिंग अगर ये पास होता है ये बिल। मैं कर्मा फिलॉसफी को ज्यादा मानता हूँ। कर्मा कर्मा में कुछ है तो कोई नहीं हटा सकते। आर यू स्पिरिचुअल सर? स्पिरिचुअल Religious मतलब or आई spiritual? बिलीव ऑन स्पिरिचुअल। डू यू बिलीव, आर यू रिलीजियस? It is not religious. I respect my religion. बट यू आर मोर स्पिरिचुअल। Not most spiritual. I used to ओके। take that. क्योंकि मैं कर्मा फिलॉसफी को मैं ज़्यादा जानता हूँ। मैं छोटे गांव से निकला, मेरा कर्मा में नहीं लिखे तो मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता हूँ। तो आगे मैं जहाँ पर भी मेरा जर्नी है, वो लोग कुछ भी समझने दो। जितना भी क्रिमिनल केस, जिस दिन क्रिमिनल केसेस लगाए बीआरएस वाले, तो वो लोग समझे इनको ख़त्म कर दिए। असेंबली चुनाव 2018 में मेरा घर तोड़ के मुझे किडनैप किए, एबीएस कॉर्पस फाइल किए। वो केस में एसपी सस्पेंड हो गए थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मुझे हरा दिए 18 में। तो 3 महीने में फिर मैं लोकसभा मेंबर बनकर दिल्ली आ गए, तो मेरा राजनीति पूरा खुल गए। सो दिल्ली पूरा जान पहचान हो गए। लोकसभा में मेरा नेता लोग मुझे देखे तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वजह से मुझे काम करने का और ज़्यादा मौका मिले, मुख्यमंत्री भी बन गए। तो किसके हाथ में है ये? यू बिलीव इन कर्मा? यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। नहीं, हर किसी का भी यही है, आप जो करेगा आपको वही मिलेगा। बट द बिल यू थिंक इज It's wrong. Particular the time, the person who is introducing that bill, that is the biggest thing.